22। शिकार। जब तक अजनबी लोग खुले मैदान में दाखिल हुए, मुझे उनके चेहरे इतने अच्छी तरह से पहचान में आ चुके थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें पहली बार देख नहीं रहा हूं बल्कि पहचान रहा हूं। छोटा, बदसूरत नर पक्षी पहले तो आगे चल रहा था, लेकिन अभ्यास के दौरान वह जल्दी ही पीछे हो गया। वह हमारी संख्या पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, खतरों को अलग अलग पहचान रहा था। उसने मान लिया कि हम 2 या संभवतः 3 मित्रवत समूह हैं, जो खेल के लिए मिल रहे हैं। वह कार्लिसले के बगल में खड़े एम्मेट के बारे में बहुत सचेत था। और फिर मैं, जाहिर तौर पर उत्तेजित था, एक पिशाच के लिए चिंता में हिलना अजीब था। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि मेरी लयबद्ध टैपिंग का क्या मतलब है। एक क्षण के लिए मुझे यह महसूस हुआ कि उसके अंक में कुछ कमी है, लेकिन वहाँ इतना कुछ था कि मैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका और उस धारणा को समझने का समय ही नहीं मिल पाया। मुख्य पात्र का पुरुष औसत से भी अधिक लंबा और सुंदर था, यहाँ तक कि एक पिशाच के लिए भी। उसके विचार बहुत आत्मविश्वासी थे। उसकी मंडली का यहाँ कोई शरारत करने का इरादा नहीं था। हालांकि स्वाभाविक रूप से मंडलियों का ये बड़ा समूह अजनबियों द्वारा संपर्क किए जाने से आश्चर्यचकित था। उसे यकीन था कि हम इसे जल्दी से हल कर लेंगे। उसने भी एम्मेट के आकार और मेरे तनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन फिर रोसेली ने उसका ध्यान भंग कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह विवाहित है। ऐसा लगता है कि उनकी संख्या बराबर है। उसकी नज़रें हम सब पर से हटकर फिर से रोज पर टिक गईं। चटक लाल बालों वाली महिला हम में से किसी से भी ज्यादा तनाव में थी। उसका शरीर चिंता से कांप रहा था। उसे एम्मेट से अपनी तीखी नज़रें हटाने में काफी मुश्किल हो रही थी। बहुत सारे हैं। लॉरेंट मूर्ख है। उसने भागने के लिए पहले से ही हजारों अलग अलग रास्ते बना रखे थे। फिलहाल उसे लगा कि उसका सबसे अच्छा मौका सेलिश सागर की ओर उत्तर की ओर भागना है, जहां हम उसकी गंध का पीछा नहीं कर सकते। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह कौन सा रास्ता चुनेगी। प्रशांत महासागर के बहुत नजदीक स्थित तट पर, लेकिन अगर वह अपने कारणों के बारे में नहीं सोचती तो मैं उसे समझ नहीं पाता। मैं आशा कर रहा था कि घबराई हुई मादा छिपने के लिए भागेगी और अन्य भी उसका पीछा करेंगे, लेकिन एलिस ने यह नहीं देखा। लाल बालों वाली महिला सीधे सादे नर को देख रही थी, उसके पहले भागने का इंतजार कर रही थी। उसकी नज़र फिर से एम्मेट पर पड़ी और वह अनिच्छा से आगे बढ़ी और दूसरों के करीब चली गई। ऐसा लग रहा था कि दोनों नर एम्मेट से अपनी नज़रें ज्यादा देर तक हटा नहीं पा रहे थे। मैंने खुद को अपने भाई का मूल्यांकन करते हुए पाया। वह आज रात सामान्य से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था और उसकी तनी हुई स्थिरता में कुछ बेचैनी थी। फिर भी नेता लॉरेंट अपनी योजना के बारे में निश्चित था। अगर हमारी टोलियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकती हैं, तो हम उसके साथ भी मिलजुल कर रह सकते हैं। हर कोई शांत हो जाएगा और फिर हम सब खेल सकेंगे, और उसे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। चमकती गोरी। वह दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया, अपनी गति धीमी की और फिर कार्लिसले से कुछ गज की दूरी पर पहुंचकर रुक गया। उसकी नज़र रोजली, एम्मेट, मुझ पर और फिर वापस कार्लिसले पर गई। हमें लगा कि हमने कोई खेल सुना है, उसने कहा। उसका उच्चारण हल्का फुल्का फ्रेंच था, लेकिन उसकी आंतरिक आवाज़ उसे अंग्रेजी में सुनाई दे रही थी। मैं लॉरेंट हूँ, ये विक्टोरिया और जेम्स हैं। ऐसा लग रहा था कि उनमें ज्यादा समानता नहीं थी। महाद्वीप से आया ये शहरी यात्री और उसके 2 और जंगली अनुयायी। मादा उसके परिचय से चिढ़ गई थी, वह भागने की जरूरत से लगभग ग्रस्त थी। दूसरा नर, जेम्स, लॉरेंट के आत्मविश्वास से थोड़ा खुश था। वह इस मुठभेड़ की अप्रत्याशित प्रकृति का आनंद ले रहा था और ये देखने के लिए उत्सुक था कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह कभी तक अलग नहीं हुआ है, वह सोच रहा था। इसलिए शायद कुछ नहीं होगा। कार्लिसले ने लॉरेंट की तरफ मुस्कुराया, उसके दोस्ताना, खुले चेहरे ने कुछ पल के लिए भयभीत विक्टोरिया को भी शांत कर दिया। एक सेकंड के लिए वे सभी एम्मेट के बजाय पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मैं कार्लिसल हूँ, उसने अपना परिचय दिया। ये मेरा परिवार है, एम्मेट और जैस्पर, रोजली, एस्मे और एलिस, एडवर्ड और बेला। बोलते समय उसने हमारी ओर स्पष्ट इशारा किया।
व्यक्तिगत रूप से मुझ पर या मेरे पीछे बेला पर ध्यान नहीं दिया। लॉरेंट और जेम्स इस जानकारी पर प्रतिक्रिया कर रहे थे कि हम अलग अलग जनजातियां नहीं हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे ही कार्लिसले ने जैस्पर का नाम लिया, मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या चूक रहा था। जैस्पर उसकी त्वचा के हर हिस्से पर जख्म के निशान, लंबा और दुबला और किसी भी पीछा करने वाले शेर की तरह भयंकर, याद किए गए शिकार के साथ क्रूर आंखें उनके आकलन में सबसे आगे होनी चाहिए थी। उसका युद्धप्रिय पहलू अभी भी इस बातचीत को रंग दे रहा होगा। मैंने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और पाया कि मैं बहुत ऊब गया हूँ। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में इस अज्ञात पिशाच से कम दिलचस्प कुछ भी नहीं हो सकता जो हमारे समूह के एक तरफ चुपचाप खड़ा था। अनम, विनम्र, जैस्पर इतना ध्यान लगा रहा था कि अगर वह इंसान होता तो उसके शरीर से पसीना टपक रहा होता। मैंने उसे पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा था, या कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ऐसा संभव है। क्या ये कुछ ऐसा था जो उसने दक्षिण में अपने वर्षों के दौरान विकसित किया था? छद्मवेश। वह एक साथ नए लोगों के इर्द गिर्द के तनाव को कम कर रहा था और अपनी ओर देखने वाले को भी पूरी तरह से उदासीन महसूस करवा रहा था। समूह के पीछे इस महत्वहीन पुरुष की जांच करने से ज्यादा उबाऊ कुछ नहीं हो सकता था। और सिर्फ वही नहीं, वह एलिस, एस्मे और बेला को भी उबाऊपन के उसी धुंध में ढक रहा था। यही कारण था कि उनमें से किसी को भी अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। बेला के बिखरे बालों या मेरी बेतुकी टैपिंग की वजह से नहीं। वे उसे करीब से देखने के लिए भारी सांसारिकता की भावना को काट नहीं पाए। वो कई लोगों में से एक थी, जांचने लायक नहीं। जैस्पर वास्तव में हमारे परिवार के कमजोर सदस्यों की रक्षा के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा था। मैं उसकी पूरी एकाग्रता सुन सकता था। अगर चीजें शारीरिक हो जाती तो वह इसे रोक नहीं पाता, लेकिन अभी के लिए उसने बेला को मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा चतुराई से सुरक्षा में रखा था। कृतज्ञता ने मुझे फिर से डुबो दिया। मैंने जोर से पलकें झपकाईं और अजनबियों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। वे कार्लिसले के आकर्षण से प्रभावित थे, हालांकि वे एम्मेट के भयावह आकार या मेरी तीव्रता को नहीं भूले थे। मैंने जैस्पर के द्वारा व्यक्त की जा रही शांति को आत्मसात करने की कोशिश की, लेकिन मैं दूसरों पर इसका प्रभाव तो देख सकता था, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाया। मुझे एहसास हुआ कि जैस्पर, वह जो चाहता था उसे प्रस्तुत कर रहा था, और इसमें मैं भी शामिल था। एक तनावग्रस्त स्थिति, एक खतरा, एक विकर्षण। खैर, मैं निश्चित रूप से उस भूमिका में आ सकता हूँ। क्या आपके पास कुछ और खिलाड़ियों के लिए जगह है? लॉरेंट ने कार्लिसले की तरह ही सौहार्दपूर्ण तरीके से पूछा। वास्तव में, हम अभी अभी काम खत्म कर रहे थे, कार्लिसले ने जवाब दिया, उसके स्वर में गर्मजोशी थी। लेकिन हम निश्चित रूप से किसी और समय दिलचस्पी लेंगे। क्या आप लंबे समय तक इस क्षेत्र में रहने की योजना बना रहे हैं? वास्तव में हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम ये जानने के लिए उत्सुक थे कि पड़ोस में कौन है। हम लंबे समय से किसी कंपनी से नहीं मिले थे। नहीं, यह क्षेत्र आमतौर पर हमारे और आप जैसे कभी कभार आने वाले आगंतुकों को छोड़कर खाली रहता है। कार्लिसले की सहज मित्रता जैस्पर के प्रभाव के साथ उन्हें जीत रही थी। यहाँ तक कि चिड़चिड़ी लाल बालों वाली महिला भी शांत होने लगी थी। उसके विचारों ने सुरक्षा की इस भावना का परीक्षण किया, इसका विश्लेषण एक ऐसे तरीके से किया जो मेरे लिए अजीब था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह जैस्पर के प्रदर्शन के बारे में जानती थी, लेकिन वह संदिग्ध नहीं लग रही थी। यह अधिक ऐसा था जैसे उसने अपनी खुद की आंतरिक भावना पर सवाल उठाया हो। जेम्स इस बात से थोड़ा निराश था कि खेल जल्द ही होने वाला नहीं था, और यह भी कि टकराव कम हो गया था। उसे अज्ञात के रोमांच की याद आ रही थी। लॉरेंट कार्लिसले के आत्मविश्वास और संयम को आत्मसात कर रहा था। वह हमारे बारे में और जानना चाहता था। उसे आश्चर्य हुआ कि हम अपनी आंखों को छिपाने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाते हैं और क्यों। तुम्हारी शिकार की सीमा क्या है? लॉरेंट ने पूछा। यह एक सामान्य बात थी, खानाबदोशों के बीच एक अपेक्षित प्रश्न। लेकिन मुझे चिंता थी कि यह बेला को डरा देगा। वह जो भी महसूस कर रही थी, वह एक इंसान की तरह मेरे पीछे स्थिर और चुप थी।
उसके दिल की लय और इस तरह मेरे ढोल की आवाज नहीं बदली। यहाँ ओलंपिक रेंज है, कभी कभी कोस्ट रेंज के ऊपर और नीचे, कार्लिसले ने उसे बताया। झूठ नहीं बोला, लेकिन लॉरेंट को उसकी धारणा से भी मुक्त नहीं किया। हम पास में ही एक स्थायी निवास रखते हैं। देनाली के पास हमारी तरह एक और स्थायी बस्ती है। ये देखकर सभी हैरान रह गए। लॉरेंट सिर्फ उलझन में था, लेकिन कोई भी अप्रत्याशित बात घबराई हुई महिला के मन में डर पैदा कर देती थी। उसके लिए जेस्पर के प्रयासों के सभी प्रभाव एक पल में गायब हो गए। हालांकि जेम्स को आश्चर्य हुआ। यहाँ कुछ नया और अलग था। न केवल हमारा यह बहुत बड़ी बात थी, हम जाहिर तौर पर खानाबदोश भी नहीं थे। शायद ये चक्कर पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गया। स्थायी, लॉरेंट ने हैरानी से पूछा, आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? जेम्स को खुशी हुई कि लॉरेंट ने बात की, इसलिए उसकी जिज्ञासा को बिना किसी प्रयास के शांत किया जा सकता था। एक तरह से खुद पर ध्यान आकर्षित करने की उसकी अनिच्छा ने मुझे जेस्पर के अधिक प्रभावी छलावरण की याद दिला दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि जेम्स इस तरह से सुरक्षित खेलना क्यों चाहेगा। यह उसके मन बहलाव की इच्छा के अनुरूप नहीं था, या फिर क्या जेस्पर की तरह उसके पास भी कुछ छिपाने को था? क्यों न तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और हम आराम से बात कर सकें? कार्लिसले ने सुझाव दिया। यह एक बहुत लंबी कहानी है। विक्टोरिया ने झटके खाए, और मैं देख सकता था कि वह सिर्फ इच्छाशक्ति से ही खुद को संभाले हुए थी। उसने अनुमान लगाया कि लॉरेंट का जवाब क्या होगा, और ओह, वह भागना चाहती थी। जेम्स ने उसे प्रोत्साहित करने वाली नज़र से देखा, लेकिन इससे उसका तनाव कम नहीं हुआ। फिर भी वो उसके नेतृत्व का पालन करेगी। क्या यह इतना आसान हो सकता है? अगर वे निमंत्रण स्वीकार कर लेते तो अलग होना आसान होता। कार्लिसल और एम्मेट सुरक्षित रूप से अजनबियों को दूर ले जाते। जेस्पर की बदौलत उन्हें कभी यह एहसास नहीं हो सकता कि हम उनसे क्या छिपा रहे थे। इस समय मैं एलिस के भविष्य के दृष्टिकोण को थोड़ा अधिक कठिनाई से देख रहा था, क्योंकि मुझे जेस्पर के उबाऊपन के शक्तिशाली आवरण को नज़रअंदाज करना था, जो पूरी ऊर्जा के साथ मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ और अधिक दिलचस्प काम होना चाहिए। एलिस का ध्यान निकटतम संभावित भविष्य पर था। मुझे आश्चर्य हुआ कि अब वे सभी गतिरोध में समाप्त हो गए। कुछ संभावित लड़ाइयाँ पहले से ज्यादा स्पष्ट थीं, तो यह इतना आसान नहीं होगा। लॉरेंट के मन में मैंने रुचि और आने वाली सहमति के अलावा कुछ नहीं सुना। जेम्स सहमत था। विक्टोरिया भय से कठोर होकर जाल की तलाश में थी। उनमें से किसी का भी इरादा परेशानी खड़ी करने या हमारे आंकड़ों की बारीकी से जांच करने का नहीं था। आखिर उनका मन कैसे बदलेगा? मैं केवल एक ही कारक के बारे में सोच सकता था जो इतना सुनिश्चित था, किसी भी चीज से इतना अप्रभावित। निर्णय या सनक, मौसम। मैंने खुद को संभाला, ये जानते हुए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जेस्पर की आंखें मेरी ओर झपक उठीं। उसने मेरी नई पीड़ा को महसूस किया। ये बहुत दिलचस्प और स्वागत योग्य लगता है, लॉरेंट ने कहा। हम ओंटारियो से लेकर नीचे तक खोज में लगे रहे हैं, और हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मुझे कुछ देर में सफाई करने का मौका मिल गया। विक्टोरिया कांप उठी और उसने जेम्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कृपया बुरा ना माने, लेकिन हम इस बात की सराहना करेंगे कि आप इस नज़दीकी क्षेत्र में शिकार करने से बचें, कार्लिसले ने उन्हें चेतावनी दी। हमें अदृश्य रहना है, आप समझिए। कार्लिसले की आवाज़ में पूरी तरह से आत्मविश्वास था। मुझे उसकी आशावादी सोच से ईर्ष्या हुई। बेशक, लॉरेंट ने सहमति जताई। हम निश्चित रूप से आपके क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। वैसे भी हमने सिएटल के बाहर ही खाना खाया है। लॉरेंट हंसा और बेला की धड़कन पहली बार रुकी। मेरे पैर की हरकत अचानक रुक गई, इस बदलाव को छिपाने की कोशिश करते हुए। किसी भी अजनबी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम हमारे साथ दौड़ना चाहो तो हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, कार्लिसल ने प्रस्ताव दिया, और केवल एलिस और मैं ही जानते थे कि उसकी योजना सफल होने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब यह इतना करीब था कि उसकी कल्पनाएं वर्तमान से टकराने के लिए दौड़ रही थीं।
एमिट और एलिस, तुम एडवर्ड और बेला के साथ जीप लेने जा सकते हो। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने बेला का नाम लिया। बस एक हल्की हवा, एक नई दिशा से हल्की हलचल, तूफान के पश्चिम की ओर घूमने के कारण उत्पन्न विचलन। इतना हल्का, इतना अपरिहार्य। बेला की ताज़ा और तात्कालिक खुशबू सीधे अजनबियों के चेहरों पर महसूस हुई। वे सभी प्रभावित हुए, लेकिन लॉरेंट और विक्टोरिया मुख्य रूप से कहीं से भी आ रही स्वादिष्ट गंध से भ्रमित थे। जेम्स तुरंत शिकार मोड में बदल गया। जैस्पर का छलावरण उस तरह के ध्यान को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। अब और दिखावा करने का कोई मतलब नहीं था। जैसे कि वह मेरे विचारों को पढ़ रहा था, जैस्पर ने उसी पल अपना छिपाव वापस खींच लिया, केवल खुद को और एलिस को छिपाए रखा। मुझे एहसास हुआ कि यह बेहतर था कि वह ऐसा करे, कि अगर वह बेला को अब अस्पष्ट रखने की कोशिश करता है तो यह इन खानाबदोशों को उसकी अतिरिक्त प्रतिभाओं के बारे में सचेत करेगा। फिर भी मुझे विश्वासघात की एक कमजोर चुभन महसूस हुई, लेकिन यह मेरी जागरूकता का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। मेरी अधिकांश क्षमताएं क्रोध से अभिभूत थीं। जेम्स आगे की ओर झुक गया। उसका दिमाग शिकार के अलावा किसी भी विचार से खाली था। वह तत्काल संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैंने उसे सोचने के लिए कुछ और दिया। मैं बेला के सामने झुक गया, शिकारी के उसके करीब आने से पहले ही उस पर हमला करने के लिए तैयार था। मेरी सारी क्षमताएं उसके विचारों पर केंद्रित थीं। मैंने उसे चेतावनी देते हुए दहाड़ लगाई, ये जानते हुए कि इस समय केवल आत्मसंरक्षण ही उसे विचलित करने की कोई उम्मीद कर सकता है। मेरा क्रोध इतना तीव्र था कि मैं चाहता था कि वो मेरी धमकी को नज़रअंदाज कर दे। बेला से दूर, मेरी प्रशंसा करते हुए उसकी आंखों का केंद्रबिंदु चौड़ा हो गया। उसके मन में आश्चर्य की एक अजीब सी झलक उभरी। वो लगभग अविश्वसनीय था कि मैंने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया था। मैं केवल अनुमान लगा सकता था कि वह बिना विरोध के कार्य करने का आदी था। वह झिझक रहा था, विवेक और इच्छा के बीच झूल रहा था। दूसरों को अनदेखा करना मूर्खता होगी, ये केवल हम दोनों के बीच की प्रतियोगिता नहीं थी। लेकिन वह मेरी चुनौती का बमुश्किल विरोध कर सका। उसे यकीन नहीं था कि वह विरोध करना चाहता था। यह क्या है? लॉरेंट चिल्लाया। मैंने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना व्यर्थ नहीं किया। जेम्स के विचारों में चाल को मैंने उसके आगे बढ़ने से पहले ही समझ लिया था। मैं उसके नए कोण को रोकने के लिए तैयार था, इससे पहले कि वह आगे बढ़े। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने मेरे द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में अपना मूल्यांकन समायोजित कर लिया। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज, बहुत तेज। अब उसे मुझ पर शक हो गया था, हम सब पर। उसने पहले उस लड़की पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वो बहुत स्पष्ट थी, उसकी खुबानी जैसी मुलायम त्वचा बाकी लोगों की चमक के विपरीत मैट थी। वो हमारे साथ है, मैंने कार्लिसले को एक नई आवाज में चेतावनी देते हुए सुना। मित्रता खत्म हो गई थी। जेम्स ने उसकी ओर एक नज़र डाली और फिर से उसे एहसास हुआ कि एमिट, कार्लिसले के बगल में, विशाल और उत्सुकता से खड़ा है। मैं उसकी हताशा पर हैरान था। जेम्स सावधान नहीं रहना चाहता था। वह लड़ाई के लिए बेचैन था, हालांकि अभी भी हमला करने के लिए तैयार था। उसने विक्टोरिया की हरकतों पर ध्यान देने के लिए अपना कुछ ध्यान लगाया, लेकिन वह डर से जम गई थी। मेरा ध्यान तब भंग हुआ जब लॉरेंट ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। तुम नाश्ता लेकर आए हो? उसने अविश्वास से पूछा। जेम्स की तरह वह भी बेला के करीब एक कदम आगे बढ़ा, हालांकि उसका कदम आक्रामक से अधिक सहज था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने थोड़ा सा घूमकर देखा, मेरी नज़रें उस बड़े खतरे से कभी नहीं हटी, और मैंने लॉरेंट की ओर अपना गुस्सा दिखाया, उस पर अपने दांत दिखाए। जेम्स के विपरीत, लॉरेंट तुरंत पीछे हट गया। जेम्स ने फिर से अपना स्थान बदला, मेरी एकाग्रता की परीक्षा ली। मैं जवाब देने के लिए तैयार था। उसने अपनी हरकत पूरी होने से पहले ही अपने होठ दांतों पर खींच लिए। मैंने कहा था कि वह हमारे साथ है, कार्लिसले ने दोहराया। उसकी आवाज़ इतनी गरजने जैसी थी जितनी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन वह इंसान है, लॉरेंट ने बताया। उसके दिमाग में अभी भी कोई आक्रामकता नहीं थी। वह केवल हैरान और भयभीत था। वह इस स्थिति को समझ नहीं पाया,
लेकिन उसे एहसास हुआ कि जेम्स के बिना सोचे समझे किए गए हमले से उन सभी की मौत हो सकती है। उसने विक्टोरिया की ओर देखा, जेम्स की तरह ही उसकी प्रतिक्रिया को भी देखा, मानो वह किसी तरह का मौसम सूचक हो। एम्मेट ही लॉरेंट को जवाब देने वाला था। मुझे नहीं पता कि क्या ये जैस्पर था जिसने संघर्ष के करीब एक कदम आगे बढ़ने पर ऐसा महसूस कराया जैसे जमीन हिल गई हो, या ये सिर्फ एम्मेट का एम्मेट होना था। हाँ, उसने गरजते हुए कहा, उसके स्वर में कोई भावना और उतार चढ़ाव नहीं था। उसकी आवाज की कठोरता टकराव के केंद्र को सीधे चीरती हुई लग रही थी, जिससे हवा में अचानक ठंडक फैल गई। मुझे पूरा यकीन था कि यह जैस्पर का काम था, लेकिन मैंने इस बात पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया। ये कारगर साबित हुआ। शिकारी अपनी झुकी हुई जगह से सीधा खड़ा हो गया। मैंने उनकी प्रतिक्रियाओं को बारीकी से पढ़ा, किसी चाल की संभावना के खिलाफ अपनी रक्षात्मक स्थिति बनाए रखी। मुझे गुस्सा, हताशा की उम्मीद थी। मैंने पहले भी देखा था कि वह घमंडी था, उसे बाधा डालने की आदत नहीं थी। अपने से बड़ी सेना के सामने झुकना निश्चित रूप से उसे क्रोधित करेगा। लेकिन इसके बजाय अचानक उसके विचारों में उत्साह भर गया। हालांकि उसकी आंखें बेला या मुझसे पूरी तरह से नहीं हटी, लेकिन वह अपनी परिधीय दृष्टि में अपने सामने आने वाले खतरों को सूचीबद्ध कर रहा था। डर या झुंझलाहट से नहीं, बल्कि एक अजीब, जंगली खुशी के साथ। उसकी आंखें अभी भी जैस्पर और एलिस को छोड़ रही थीं, उन्हें केवल जनगणना में संख्याओं के रूप में देख रही थीं। एम्मेट का खतरनाक द्रव्यमान उसे अचानक से रोमांचित करने वाला लगा। ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीखना है, लॉरेंट ने नर्म लहजे में कहा। और फिर जेम्स की अकल्पनीय खुशी ने योजना बनाने का काम किया। रणनीति बनाई, पिछली जीतों की यादों को अपनाया, और पहली बार मुझे भय और घबराहट के साथ एहसास हुआ कि वो कोई साधारण शिकारी नहीं था। वास्तव में, कार्लिसले ने कठोर स्वर में सहमति व्यक्त की। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि एलिस अब क्या देख रही थी, लेकिन मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के विचारों का कोई भी विवरण चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैंने सुना कि वह एक के बाद एक लक्ष्य को कैसे घेरता रहा, कैसे वह अपने अधिक थकाऊ प्रयासों की लंबाई को याद करता रहा, कैसे वह अपने शिकार तक पहुंचने के लिए किए गए विरोधों को सूचीबद्ध करता रहा। पिछली चुनौतियों में से कोई भी उससे बड़ी नहीं थी जिसे वह अब देख रहा था। 8 नहीं, 7, उसने सुधारा। 7 लोगों का एक समूह, निश्चित रूप से उनमें से कुछ प्रतिभाएं और एक असहाय मानव लड़की जिसकी गंध पिछली सदी में उसके द्वारा खाए गए किसी भी भोजन से बेहतर थी। रोमांचकारी। वो यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकता था, क्योंकि इतने सारे लोग उसकी रक्षा कर रहे थे। जब तक वे अलग न हो जाएं, तब तक प्रतीक्षा करें। इस समय का उपयोग तो ही के लिए करें। लेकिन हम आपका निमंत्रण स्वीकार करना चाहेंगे, लॉरेंट कार्लिसले से कह रहा था। जेम्स को बातचीत के बारे में केवल सही जानकारी थी, वह अपनी योजना में लीन, लॉरेंट ने आगे कहा, और जाहिर है, हम मानव लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हम आपके क्षेत्र में शिकार नहीं करेंगे। इससे जेम्स की नई उत्साह और सतर्क एकाग्रता दोनों में खलल पड़ा। वह मेरी ओर से मुंह फेरकर आश्चर्य से लॉरेंट को देखने लगा, लेकिन लॉरेंट का मुंह कार्लिसले की ओर था, और वह ये नहीं देख पाया कि उसका आश्चर्य घृणा में बदल गया है। क्या तुमने मेरे लिए बोलने की हिम्मत की? उसकी प्रतिक्रिया की गर्मी ने ये स्पष्ट कर दिया कि यह संप्रदाय बरकरार नहीं रहेगा। मैंने जेम्स के इस संकल्प को सुना कि वह लॉरेंट का उपयोग तब तक करेगा जब तक वह सुविधाजनक हो, लेकिन जब वह उपयोगिता समाप्त हो जाएगी तो वह उसे छोड़ने के बजाय उसे मार देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि लॉरेंट को नष्ट करने की उसकी इच्छा पूरी तरह से इस एक टिप्पणी पर आधारित थी। मुझे नाराजगी का कोई और स्रोत नहीं मिला। मैंने फैसला किया कि जेम्स आसानी से भड़क जाता है और क्षमाशील नहीं है। शायद मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। जेम्स को विक्टोरिया के लॉरेंट को चुनने का कोई विचार नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वे एक विवाहित जोड़ी थे, लेकिन उसके विचारों ने उसके लिए कोई विशेष भावना नहीं दिखाई। वे लॉरेंट के साथ गठबंधन से भी अधिक समय तक साथ रहे होंगे। वे मूल सहवास थे, और वह घुसपैठिया था।
यह इस बात से मेल खाता है कि जेम्स ने कितनी आसानी से नए आने वाले को निपटाने के बारे में सोचा। हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, कार्लिसले ने कहा। ये प्रस्ताव कम और आदेश ज्यादा था। जैस्पर, रोज़ली, एस्मे। जैस्पर को एलिस से अलग होना पसंद नहीं था, खासकर तब जब चीजें खराब चल रही थीं। लेकिन अब वह कार्लिसले से बहस नहीं कर सकता था। हमें एकजुट मोर्चा पेश करने की जरूरत थी और वह खुद पर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। कार्लिसले को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैस्पर किस तरह की छुप छुप कर रह रहा था। जैस्पर ने खुद को तब तक छुपकर रहने के लिए तैयार कर लिया था जब तक कि जरूरत न हो। अगर कोई लड़ाई होने वाली थी तो उसका इरादा घात लगाकर हमला करने का था। उसने एलिस की ओर देखा, जिसने उसकी ओर सिर हिलाया। उसे पूरा भरोसा था कि वह खतरे में नहीं है। उसने यह बात स्वीकार कर ली, लेकिन फिर भी वह दुखी था। वह बेला की तरफ भागी। बिना किसी चर्चा के जैस्पर, एस्मे और रोज एक साथ आगे बढ़े और जेम्स को बेला को देखने से रोक दिया, क्योंकि वे कार्लिसले के पास पहुंच गए थे। जेम्स परेशान नहीं था, उसकी हमला करने की इच्छा गायब हो गई थी। वह अब योजना बना रहा था। एम्मेट सबसे अंत में पीछे हटा, उसकी नज़र जेम्स पर थी, जो पीछे की ओर बढ़कर मेरे बगल में आ गया। कार्लिसले ने लॉरेंट और उसके साथियों को इशारा किया कि वे समाशोधन से बाहर निकल जाएं। लॉरेंट ने तुरंत उसका अनुसरण किया। विक्टोरिया उसके ठीक पीछे थी। उसका दिमाग अभी भी भागने के रास्तों के बारे में सोच रहा था। जेम्स एक पल के लिए झिझका और फिर उसकी नज़र हमारी तरफ लौट आई। मुझे पता था कि बेला एम्मेट के पीछे अदृश्य थी, लेकिन वह इस बार उसे नहीं ढूंढ रहा था। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराया। किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। एलिस, जैस्पर के दूर जाने पर उसका चेहरा खुल गया। पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। शायद उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसने पहले उसका मूल्यांकन क्यों नहीं किया, लेकिन वह आश्चर्य शब्दों में नहीं बदला और वह मुड़ा और दूसरों के पीछे भागा। कार्लिसल और जैस्पर उसके पीछे पीछे भागे। रोज और एस्मे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मुझे अपनी आवाज़ को गुर्राहट या चीख के रूप में बाहर आने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। चलो, बेला। वह लकवाग्रस्त लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी खाली थीं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह समझ भी पाई कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन मेरे पास उसे शांत करने या अगर वह सदमे में थी तो उसका इलाज करने का समय नहीं था। अभी एकमात्र प्राथमिकता बच निकलना था। मैंने उसकी कोहनी पकड़ी और उसे उस विपरीत दिशा में खींच लिया जहां से बाकी लोग गायब हो गए थे। एक लड़खड़ाते कदम के बाद उसने अपना पैर जमाया और मेरे साथ चलने के लिए आधी दौड़ी। एम्मेट और एलिस हमारे पीछे चले गए, उसे छिपाते हुए, बस किसी भी स्थिति से बचने के लिए। मुझे पूरा यकीन था कि जेम्स लॉरेंट का पीछा करते हुए हमारे घर नहीं आएगा। जब उसे मौका मिलेगा तो वह बेला का पीछा करने के लिए वापस लौट आएगा। मुझे नहीं पता था कि उसे वह मौका पाने में कितना समय लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा व्यवहार करना था जैसे कि वह पहले से ही देख रहा हो। अगर वह देख रहा होता तो उसे यह सोचने देना बेहतर होता कि हम बेला की गति से आगे बढ़ेंगे। मुझे संदेह था कि जब पेड़ों में उसकी गंध अचानक कम हो जाएगी तो वह लंबे समय तक आश्चर्यचकित रहेगा, लेकिन अगर हम ये छिपा पाते कि हम कैसे यात्रा कर रहे हैं तो उसे फिर से आकलन करने के लिए रुकना होगा। उसके विचार इतने दूर थे कि मैं उसे पहचान नहीं पाया, हालांकि मुझे पता था कि बड़ा समूह कहाँ है। मैं निश्चित नहीं हो सकता था कि वह अभी भी उनके साथ था। अगर वह इन चोटियों में से किसी एक की तरफ भागता तो उसे हमारी हरकतों का अच्छा नज़ारा मिलता। फिर भी एक हमारी गति या उसकी कमी से चिढ़ गया। एम्मेट और एलिस ने हमारी गति पर कोई टिप्पणी नहीं की। वे दोनों जानते थे कि हमारे पास दर्शक हो सकते हैं, हालांकि एलिस स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी कि क्या हो रहा है। जेम्स क्या कर रहा था? उसका रास्ता यहाँ हमारे रास्ते से नहीं मिलने वाला था, न ही निकट भविष्य में। उसने पहली बार केवल तभी देखा था जब उसने हमारे साथ बातचीत करने का फैसला किया था। जब तक वे उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ न हों, तब तक उसके लिए बाहरी लोगों को देखना आसान नहीं था।
जेम्स तब तक लगभग अदृश्य रहता जब तक कि वो हम में से किसी से बात करने का फैसला नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि हमें समाशोधन के किनारे पहुंचने में घंटों लग जाएंगे, लेकिन मुझे पता था कि यह वास्तव में सिर्फ कुछ मिनट थे। जैसे ही हम पेड़ों में इतने गहरे पहुंच गए कि किसी भी दर्शक को दिखाई न दे, मैंने बेला को उठाया और उसे अपनी पीठ के बल लिटा दिया। वह समझ गई, लेकिन बहुत ज्यादा सदमे में नहीं थी। उसने अपनी टांगें मेरी कमर के चारों ओर कस लीं और अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। उसका चेहरा फिर से मेरे कंधे की हड्डी से सटा हुआ था। मुझे लगा कि जब मैं दौड़ रहा था, जब हम स्वीकार्य गति से खतरे से दूर भाग रहे थे, तो ये बेहतर और सुरक्षित महसूस होगा, लेकिन गति ने घबराहट के ठोस ब्लॉक को बंद करने के लिए कुछ भी नहीं किया जो मुझे नीचे दबा रहा था। मुझे पता था कि यह एक भ्रम था। मैं पेड़ों के बीच से उतनी ही तेजी से भाग रहा था जितना मैं उसे चोट पहुंचाए बिना जा सकता था, लेकिन मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि मैं बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जब जीप सामने आई और 1 सेकंड से भी कम समय में बेला मेरे सामने पीछे की सीट पर थी, तब भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पीछे रह गया हूँ। उसे बांध दो, मैंने एम्मेट से फुसफुसाते हुए कहा। उसने बेला के साथ पीछे की सीट चुनी थी, ये जानते हुए कि जब तक मुझे गाड़ी चलाने की जरूरत होगी, वो उसका अंगरक्षक होगा। वह इच्छुक था, यहाँ तक कि उत्सुक भी। एक बार के लिए एम्मेट के हास्य के प्रति झुकाव को दया के रूप में दबा दिया गया था, क्योंकि अब मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। उसका गुस्सा भड़क गया था और उसके सारे विचार हिंसा की ओर निर्देशित थे। एलिस मेरे पास बैठी थी और मेरे बिना पूछे ही वो उन सभी भविष्यों के बारे में सोच रही थी जिनका हम अभी सामना कर सकते हैं। ज्यादातर समय हमारे सामने एक अंधेरी सड़क थी जो टायरों के नीचे से उड़ती जा रही थी और हमारे दिमाग में कोई स्पष्ट गंतव्य नहीं था। लेकिन कुछ और भविष्य भी थे जो गलत दिशा में जा रहे थे, फोक्स में, बेला के घर के अंदर और हमारे अपने घर के अंदर। हालांकि मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मुझे क्या मोड़ देगा। हम उबड़-खाबड़ सड़क पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़े जितनी तेजी से मैं जीप को पलटने का जोखिम उठाए बिना आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकता था, लेकिन मुझे लगता रहा कि मैं दौड़ हार रहा हूँ। जब एलिस खोजती रही तो फिर से चिलचिलाती धूप निकल आई। हम उस तरह का स्थान क्यों चुनेंगे जब वो हमें घर के अंदर ही कैद कर देगा? मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार हम वापस हाईवे पर आ गए और मैं दिल से चाहता था कि हम किसी दूसरी कार में होते, कोई और कार मेरी, रोज की, कार्लिसले की। जीप को रेसिंग के लिए मॉडिफाई नहीं किया गया था, लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं था। मुझे अपनी ही आवाज की ध्वनि का धुंधला एहसास था, जो आधी अधूरी अश्लील बातें बोल रही थी, लेकिन वह मुझसे बहुत दूर लग रही थी, मानो मेरे नियंत्रण में नहीं थी। इंजन की गर्जना, गीली सड़क पर टायरों की गति, पीछे बेला की असमान सांसें और उसकी धड़कती हुई हृदय की आवाज के अलावा यही एकमात्र आवाज थी। एलिस को अब एक होटल का कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कहीं भी हो सकता था। पर्दे बंद थे। हम कहाँ जा रहे हैं? बेला का सवाल भी दूर से आ रहा था। मेरे विचार एलिस के सपनों में इतने उलझे हुए थे या भय से जमे हुए थे कि मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सवाल मुझ पर लागू ही नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी, फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अब वो कठोर हो गई थी। अरे एडवर्ड, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं एलिस के भविष्य के उलझन भरे भंवर से दूर चला गया ताकि मैं वर्तमान में रह सकूं। बेला जरूर डरी हुई होगी। हमें अब तुम्हें यहाँ से दूर ले जाना होगा, बहुत दूर, मैंने समझाया। मैंने सोचा था कि दूर जाने का विचार स्वागत योग्य होगा, लेकिन वह अचानक चिल्लाने लगी। उसके हाथ होने से लड़ रहे थे और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुड़ो, तुम्हें मुझे घर ले जाना है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि वह अब अपना घर खो चुकी है, कि उस घृणित शिकारी ने आज रात उससे कहीं अधिक चुरा लिया है। हालांकि इस समय प्राथमिकता उसे जीप से बाहर गिरने से रोकना है। एम्मेट पहले से ही सोच रहा था कि क्या उसे रोकना चाहिए। मैंने उसका नाम धीरे से और जोर से बोला ताकि उसे पता चले कि मैं चाहता हूं कि वह ऐसा करे। उसने अपने विशाल हाथों में सावधानी से उसकी कलाइयों को पकड़ा और उन्हें स्थिर कर दिया।
नहीं एडवर्ड, नहीं, वो मुझ पर चिल्लाई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोचती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या उसे लगता था कि मेरे पास कोई विकल्प था? उसके गुस्से की आवाज़, उसकी हताशा ने ध्यान केंद्रित करना मुश्किल कर दिया। ऐसा लगा जैसे ट्रैकर के खतरे के बजाय मैं ही उसे चोट पहुंचा रहा हूँ। मुझे ये करना ही होगा, बेला, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। अब कृपया चुप हो जाओ। मुझे ये देखना था कि एलिस क्या देख रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें मुझे वापस ले जाना होगा, चार्ली एफबीआई को बुला लेगी। वे तुम्हारे परिवार कार्लिसले और एस्मे पर हमला कर देंगे। उन्हें हमेशा के लिए छिपने के लिए जाना होगा। वह इसी बात से चिंतित थी। मुझे लगता है कि मुझे इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो गलत खतरे के कारण इतनी परेशान हो रही थी। शांत हो जाओ, बेला। हम पहले भी वहां जा चुके हैं, इसलिए हमें फिर से शुरू करना पड़ा। उस समय यह एक अर्थहीन बात लग रही थी। मुझसे ज्यादा नहीं, तुम नहीं। वह चिल्लाए, तुम सब कुछ बर्बाद नहीं कर रहे हो मुझ पर। वह एम्मेट की पकड़ से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। उसका एकमात्र हिस्सा जो स्थिर था, वह था उसके फंसे हुए हाथ। एम्मेट उसे देखकर भ्रमित हो गया। मुझे क्या करना होगा? इससे पहले कि मैं बेला को बता पाती कि उसने गलती क्यों की या एम्मेट को बता पाती कि वह ठीक है, एलिस ने वर्तमान में मेरे साथ शामिल होने का निर्णय ले लिया। एडवर्ड, गाड़ी किनारे लगाओ। उसकी आवाज़ में शांति देखकर मुझे गुस्सा आ गया। वह बेला की बातों के बारे में सोच रही थी, हालांकि साफ तौर पर उन चिंताओं का कोई मतलब नहीं था। एलिस को बेहतर पता होना चाहिए था। बेला को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। वह कैसे समझ सकती थी? उसके पास इन सब का कोई संदर्भ नहीं था। मैंने इंजन को अपने आप तेज कर दिया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि एलिस को भी पूरा संदर्भ नहीं पता था। अपनी सारी दूरदर्शिता के बावजूद ऐसी कई चीजें थीं जो वह समझ नहीं पाई थी। देख नहीं सका। एडवर्ड, एलिस अभी भी शांत थी, उसका लहजा बहुत ही तार्किक था। चलो इस बारे में बात करते हैं। तुम समझ नहीं रही हो, मैंने गुस्से से कहा। वो एक ट्रैकर है, एलिस, क्या तुमने देखा? वह एक ट्रैकर है। एम्मेट ने इस शब्द पर एलिस से ज्यादा शक्तिशाली तरीके से प्रतिक्रिया की, क्योंकि बेशक उसने उस पल को देखा था जब मैंने उस पर चिल्लाने का फैसला किया था। कहानियों के अलावा हमें ट्रैकर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनमें से सबसे शक्तिशाली लोग बहुत दूर थे, इटली में सेवा कर रहे थे। कार्लिसल एक को जानता था, लेकिन चूंकि वो मिलनसार नहीं था, इसलिए हम में से कोई भी एलिस्टिया से कभी नहीं मिला था। एम्मेट और एलिस केवल ट्रैकर्स को ही जानते थे, जो चीज़ों को खोजने, लोगों को खोजने की प्रतिभा रखते थे। वे इस अवधारणा को अधिक गतिशील अर्थ में नहीं समझते थे। जेम्स के पास केवल लोगों को खोजने की प्रतिभा नहीं थी, ट्रैकिंग ही उसके लिए सब कुछ थी। गाड़ी किनारे लगाओ, एडवर्ड, एलिस ने कहा, जैसे कि मैंने कुछ कहा ही न हो। मैंने उसे घूरते हुए इंजन तेज चलाने का आग्रह किया। आज रात ऐसा नहीं होगा, उसने पूरे भरोसे के साथ सोचा। करो, एडवर्ड, मेरी बात सुनो, एलिस, मैंने गुस्से से कहा। काश मैं एक बार उसके दिमाग में वो सब डाल पाता जो मैं जानता था, न कि उसके दिमाग में। उसे समझ नहीं आया। मैंने उसके दिमाग को देखा। ट्रैकिंग उसका जुनून है, उसका जुनून है और वो उसे चाहता है, एलिस उसे, खास तौर पर। वह आज रात से शिकार शुरू करता है। वह मेरी इस बात से अप्रभावित रही। उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी, क्योंकि वह देखने से इनकार कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि उसे शहर में उसकी खुशबू पाने में कितना समय लगेगा? लॉरेंट के मुंह से शब्द निकलने से पहले ही उसकी योजना तय हो चुकी थी। बेला ने हौंफते हुए कहा, और फिर वह फिर से चीखने लगी। चार्ली, तुम उसे वहां नहीं छोड़ सकते। तुम उसे नहीं छोड़ सकते। वो सही कह रही है, एलिस ने कहा। अभी भी बहुत शांत है। मेरे आदेश के बिना ही मेरा पैर एक्सीलेटर से हट गया। जाहिर है, मैं चार्ली को खतरे में नहीं डाल सकता था, लेकिन मैं एक ही समय में दो जगहों पर कैसे हो सकता था?
चलो 1 मिनट के लिए अपने विकल्पों पर विचार करते हैं, एलिस ने कहा। मैं अचानक उसके दिमाग में आई छवि से चौंक गया। मैंने उसे इस भविष्य का पता लगाते हुए नहीं देखा था। अगर मैंने देखा होता तो मैं उसे बीच में रोक देता, और हिंसक तरीके से, लेकिन उसने किसी तरह ये सब बता दिया था। पूरा। एलिस ने भविष्य का एक ऐसा संस्करण देखा जिसमें ट्रैकर की रुचि खत्म हो गई और उसने पीछा करना छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के बिना ये सब उसके लिए अर्थहीन है। ये बिल्कुल पुराने दृश्य जैसा ही लग रहा था, लेकिन मैं बता सकता था कि यह नया था, हाल ही में बनाया गया। बेला, उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि वे लगभग चमक रही थीं, उसके चेहरे के भाव इतने तीखे थे मानो उन्हें हीरे से तराशा गया हो, उसकी त्वचा बर्फ से भी ज्यादा सफेद थी। निश्चित रूप से, भाग्य के इस संस्करण से ट्रैकर गायब हो गया, और बेला की चमकदार आंखें मुझे ठंडेपन से आरोप लगाते हुए घूर रही थीं। मैंने जीप को सड़क के किनारे लगाया और जोर से ब्रेक लगाया। हम झटके से रुक गए। कोई विकल्प नहीं है, मैंने एलिस पर चिल्लाते हुए कहा। मैं चार्ली को नहीं छोड़ूंगी। बेला मुझ पर चिल्लाए। हमें उसे वापस ले जाना होगा, एम्मेट ने बीच में कहा। नहीं, एम्मेट ने रियरव्यू मिरर में मेरी तरफ देखा। वो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं है, एडवर्ड। वो उसे छू नहीं पाएगा। वो इंतजार करेगा। उसे इंतजार करने में मजा आया। एम्मेट बिना किसी खुशी के मुस्कुराया। मैं भी इंतजार कर सकता हूँ। मैं हताश होकर अपने बाल नोचना चाहता था। तुमने नहीं देखा, तुम नहीं समझते। एक बार जब वह शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह अडिग रहता है। हमें उसे मारना ही होगा। एम्मेट ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं धीमी गति से चल रही थी। बेशक हमें उसे मारना ही होगा, उसने सोचा, लेकिन उसके बोले गए शब्द नर्म थे। वह असामान्य रूप से संवेदनशील था, उस नाजुक इंसान के बारे में जानता था जिसे वह कैद कर रहा था। यह एक विकल्प है। और मादा, मैंने उसे याद दिलाया, वो उसके साथ है। इससे एम्मेट पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए मैंने कहा, अगर ये लड़ाई में बदल जाता है, तो नेता भी उनके साथ जाएगा। हालांकि मुझे इस पर संदेह था। हम में से बहुत से लोग हैं। क्या उसने रोज और एस्मे को अपनी गिनती में शामिल किया? बिल्कुल नहीं। उसने सोचा कि वह ये काम अकेले ही कर सकता है, जैसे कि वे बिना किसी छल कपट के सीधे उसके सामने खड़ी होंगी। एक और विकल्प है, एलिस ने दोहराया। ये तो वैसे भी आने ही वाला है, तो क्यों न इसे स्वीकार कर लिया जाए और उसे अभी सुरक्षित कर दिया जाए। मुझे जो क्रोध जकड़ रहा था वह खतरनाक लग रहा था, मानो मैं सचमुच चोटिल हो जाऊंगा। एलिस अब, उससे प्यार करने के बावजूद। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, इसे केवल शब्दों में ही व्यक्त किया। कोई और विकल्प नहीं है। मैंने उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर दहाड़ते हुए कहा। एलिस ने कोई झिझक नहीं दिखाई। इस बारे में बेवकूफ मत बनो। बहुत सारे भविष्य हैं, बहुत सारे मोड़ और मोड़ हैं जिन्हें मैं नहीं सुलझा सकता। ये बहुत दूरगामी है। तुम सही हो कि वो हार नहीं मानेगा, जब तक कि उसके पास जारी रखने की कोई प्रेरणा न हो। एलिस के दिमाग में, मैं देख सकता था कि जेम्स बेला का पीछा करते हुए दशकों से उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। हजारों अलग अलग जाल और चालें। जाहिर है, उसे मारना एम्मेट की कल्पना से ज्यादा मुश्किल होगा। खैर, मुझे दशकों तक सतर्क रहने में कोई समस्या नहीं थी। मैं एक आसान भविष्य के लिए उसकी जिंदगी का सौदा नहीं करूंगा। एक छोटी, कांपती आवाज ने हमें बीच में रोका। क्या कोई मेरी योजना सुनना चाहता है? नहीं, मैंने कहा, अभी भी एलिस को घूर रहा था। उसने भी गुस्से से जवाब दिया। सुनो, बेला ने आगे कहा, तुम मुझे वापस ले चलो। नहीं, तुम मुझे वापस ले चलो, उसने जोर देकर कहा, उसकी आवाज अब और भी ज्यादा मजबूत और गुस्से में थी। मैं अपने पिता से कहती हूँ कि मैं फीनिक्स घर जाना चाहती हूँ। मैं अपना बैग पैक करती हूँ। हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक ये ट्रैकर हमें देखता है, और फिर हम भाग जाते हैं। वो हमारा पीछा करेगा और चार्ली को अकेला छोड़ देगा। चार्ली तुम्हारे परिवार के बारे में FBI को नहीं बुलाएगा। फिर तुम मुझे जहाँ चाहो ले जा सकते हो। इसलिए वह पूरी तरह से तर्कहीन तरीके से नहीं सोच रही थी,
चाली की जान या हमारी सुरक्षा के बदले में खुद को बलिदान के रूप में पेश नहीं कर रही थी। उसके पास एक योजना थी। ये वास्तव में बुरा विचार नहीं है, एम्मेट ने सोचा। उसे ट्रैकर की क्षमताओं पर बहुत कम भरोसा था। वह दुश्मन किस दिशा से दिखाई देगा, इसका अंदाजा न होने के बजाय उसका पीछा करने के लिए एक निशान छोड़ना पसंद करेगा। उसने ये भी सोचा कि यह इस तरह से जल्दी होगा, और उसके पहले के शब्दों के बावजूद एम्मेट वास्तव में धैर्य के लिए बहुत ज्यादा नहीं था। एलिस ने सोचा, बेला के संकल्प ने उसके भविष्य को कैसे बदल दिया। वह देख सकती थी कि अगर कुछ नहीं तो ट्रैकर प्रदर्शन के लिए वहां जरूर होगा। ये काम कर सकता है, उसने अनुमति दी। नए दृश्य पुराने पर तेजी से हावी हो रहे थे। हम 3 अलग अलग दिशाओं में अलग हो गए थे, केवल वही रास्ता छोड़ते हुए जिसे हम छोड़ना चाहते थे। उसने जंगल में एम्मेट और कार्लिसले को शिकार करते देखा। कभी कभी रोजली भी वहां होती थी, कभी कभी एम्मेट और जेस्पर भी होते थे, लेकिन कोई भी समूह स्थिर नहीं रहा। और हम उसके पिता को असुरक्षित नहीं छोड़ सकते। आप ये जानते हैं, एलिस ने कहा, अभी भी छवियों के खेल को देखते हुए। इस भाग के बारे में उसे यकीन था। हम वापस जाएंगे और ट्रैकर को चाली के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देंगे। लेकिन इन बहुत स्पष्ट दृश्यों में ट्रैकर बेला के बहुत करीब था। इस विचार ने मेरी पहले से ही कमजोर नसों को और भी अधिक तनाव में डाल दिया। ये बहुत खतरनाक है, मैंने बुदबुदाया। मैं उसे उसके 100 मील के दायरे में नहीं चाहता। एडवर्ड, वो हमसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एम्मेट को इस बात से निराशा हुई कि मैं लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि इसमें कुछ दांव पर लगा है। एलिस ने इस निर्णय के तत्काल परिणामों पर काम किया, एक निर्णय जो वह अब कर रही थी, ये देखते हुए कि मैं अनिश्चितता से जमी हुई थी। ऐसा कोई संस्करण नहीं था जो चाली के घर पर लड़ाई में समाप्त हो। ट्रैकर केवल प्रतीक्षा करेगा और निरीक्षण करेगा। मुझे नहीं लगता कि वह हमला करेगा, उसने पुष्टि की। वह हमारे द्वारा उसे अकेला छोड़े जाने का इंतजार करने की कोशिश करेगा। उसे यह समझने में अधिक समय नहीं लगेगा कि ऐसा नहीं होने वाला है। मैं मांग करती हूँ कि आप मुझे घर ले चलें, बेला ने आदेश दिया, तथा अपनी आवाज को और अधिक दृढ़ बनाने का प्रयास किया। मैंने घबराहट, हताशा और अपराधबोध की धुंध में सोचने की कोशिश की। क्या ट्रैकर द्वारा अपना जाल बिछाने का इंतजार करने के बजाय अपना खुद का जाल बिछाना समझदारी थी? ये सही लगा, लेकिन जब मैंने बेला को उसके करीब आने की अनुमति देने की कल्पना करने की कोशिश की, तो मैं अनिवार्य रूप से उसे चारा बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने दिमाग में उस तस्वीर को जबरन नहीं ला सका। कृपया, वह फुसफुसाई और उसकी आवाज में दर्द था। मैंने सोचा कि ट्रैकर ने चाली को घर पर अकेले पाया होगा। मुझे पता था कि यह बात बेला के दिमाग में सबसे आगे होगी। मैं केवल कल्पना कर सकता था कि यह उसे कितना घबराया हुआ और हताश कर देगा। मेरे परिवार में कोई भी इस तरह से कमजोर नहीं था। बेला ही मेरी एकमात्र कमजोरी थी। हमें ट्रैकर को चाली से दूर ले जाना था। ये बात तो स्पष्ट थी। यह उसकी योजना का एकमात्र हिस्सा था जो वास्तव में मायने रखता था। लेकिन अगर यह पहली बार काम नहीं करता, अगर ट्रैकर ने हमारा प्रदर्शन नहीं देखा, तो मैं अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं करूंगा। हम दूसरे संस्करण के साथ आएंगे। एम्मेट चाली की जरूरत के हिसाब से देखभाल कर सकता था। मुझे पता था कि वह ट्रैकर को अकेले संभालने में खुश होगा। मुझे ये भी यकीन था, जेस्पर के समाशोधन में संवर्धन को देखते हुए, कि ट्रैकर कभी भी स्वेच्छा से खुद को एम्मेट की पहुंच में नहीं रखेगा। तुम आज रात ही जा रही हो, चाहे ट्रैकर देखे या न देखे, मैंने बेला से कहा, ऊपर देखने में असमर्थ महसूस करते हुए। तुम चाली से कहो कि तुम फोक्स में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। उसे कोई भी कहानी सुनाओ। जो भी चीज़ तुम्हारे हाथ लगे उसे पैक कर लो और फिर अपने ट्रक में बैठ जाओ। मुझे परवाह नहीं कि वो तुमसे क्या कहता है। तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। मैंने शीशे में देखा, उसकी नज़र से नज़र मिलाई। अब उसका चेहरा स्थिर था। क्या तुमने मेरी बात सुनी? तुम्हारे दरवाजे के पार पहुंचने में 15 मिनट बाकी हैं। मैंने इंजन को तेज किया, फिर एक अलग तरह की जल्दी में एक तेज यू टर्न लिया।
मैं जल्द से जल्द चारा वाला हिस्सा खत्म करना चाहता था। एम्मेट, उसने पूछा। मैं एम्मेट के मन में देख सकता था कि वो अपने बंधे हुए हाथों को देख रही थी। ओह, माफ करना, एम्मेट ने उसे मुक्त करते हुए कहा। उन्होंने मेरी आपत्ति का इंतजार किया, फिर जब मैंने आपत्ति नहीं की तो वे शांत हो गए। अब जब निर्णय हो चुका था, तो मैंने पुनः एलिस के दर्शन पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे, शायद 30 ठोस संस्करण थे। ज्यादातर में उनमें से ट्रैकर चाली के घर पर हमारे आने के लगभग 2 मिनट बाद आता था, सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। कुछ बार वो हमारे जाने के बाद आया, लेकिन उनमें भी उसने चाली को अनदेखा किया और हमारे पीछे पीछे चला गया। उसके बाद संभावनाएं और भी कम हो गईं। हम घर चले जाते, ट्रैकर और भी पीछे रहता, टकराव का जोखिम नहीं उठाना चाहता। रेडहेड वहां उसका इंतजार कर रहा होता। मेरा परिवार अलग हो जाता। किसी भी संस्करण में लॉरेंट ने जेम्स और विक्टोरिया की मदद नहीं की, इसलिए हमें केवल 3 समूहों में विभाजित होना था। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई वह ये थी कि उन 3 समूहों का स्वरूप कैसे बदलता रहा। ये समझ में नहीं आया। बहरहाल अगला भाग बहुत स्पष्ट था। यह ऐसे ही होने वाला है, मैंने एम्मेट को समझाया। जब हम घर पहुंचेंगे, अगर ट्रैकर वहां नहीं होगा तो मैं उसे दरवाजे तक छोड़ दूंगा। फिर उसके पास 15 मिनट होंगे। मैंने फिर से आईने में बेला की आंखों से मुलाकात की। एम्मेट, तुम घर के बाहर जाओ। एलिस, तुम ट्रक ले लो। जब तक वह अंदर रहेगी, मैं अंदर रहूंगा। उसके बाहर जाने के बाद तुम दोनों जीप लेकर घर जा सकते हो और कार्लिसले को बता सकते हो। बिल्कुल नहीं, एम्मेट ने आपत्ति जताई। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पर मेरा एक एहसान है, याद है। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वह ऐसा चाहता है। शायद यही कारण था कि भविष्य के समूह भ्रमित थे। इसके बारे में सोचो, एम्मेट। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक गायब रहूंगा। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि यह मामला कहाँ तक जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। शायद यही सबसे अच्छा था। मैंने उसे जाने दिया। एलिस के दिमाग में अब कार्लिसले और जेस्पर जंगल में शिकार कर रहे थे। यदि ट्रैकर वहाँ है, मैंने आगे कहा, तो हम गाड़ी चलाते रहेंगे। हम उससे पहले वहां पहुंच जाएंगे, एलिस ने जोर देकर कहा। ये 99% निश्चित था, लेकिन मैं किसी ऐसे संस्करण को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था जो दूसरों की तुलना में कम स्पष्ट हो। हम जीप का क्या करेंगे? एलिस ने पूछा। आप इसे घर तक ले जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, उसने पूर्ण निश्चय के साथ कहा। हम किस प्रकार विभाजित होंगे, इसका दृष्टिकोण पुनः बदल गया। मैंने उसकी ओर पुरानी गालियों की एक श्रृंखला गरज कर कही। बेला ने धीमी आवाज में बीच में टोकते हुए कहा, हम सब मेरे ट्रक में नहीं आ सकते। मानो हम उस बूढ़े आलस्य में भाग निकलने वाले थे। हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि वो अपने ट्रक को लेकर कितनी संवेदनशील थी। मेरे पास व्यर्थ बहस करने की ऊर्जा नहीं थी। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह फुसफुसाकर बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे अकेले जाने देना चाहिए। मैं फिर से उसका मतलब समझने में चूक गया। स्वाभाविक रूप से वह सोचती होगी कि खुद को बलिदान करना उसका काम था ताकि चाली को अतिरिक्त संख्या में अंगरक्षक मिल सकें। बेला, कृपया इसे मेरे तरीके से करो, बस इस बार, मैंने विनती की। हालांकि जब ये शब्द मेरे दांतों से निकले तो ऐसा नहीं लगा कि मैं विनती कर रहा हूँ। सुनो, चाली मूर्ख नहीं है। अगर तुम कल शहर में नहीं हो तो उसे शक हो जाएगा। उसके साथ अर्थ की इतनी सारी परतें थीं जो मैं पूरी तरह से भूल गया था। क्या यही असली वजह थी कि वह खुद को खतरे में डालने के लिए तैयार थी, जिससे मेरे लिए एक विश्वसनीय बहाना बन गया? यह अप्रासंगिक है, मैंने अंतिम स्वर में कहा। हम सुनिश्चित करेंगे कि वह सुरक्षित रहे और यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिर इस ट्रैकर के बारे में क्या? उसने जवाब दिया। उसने देखा कि तुमने आज रात कैसा व्यवहार किया। वह सोचेगा कि तुम जहां भी हो, मेरे साथ हो। हम तीनों इस निर्देश से हैरान रह गए, यहाँ तक कि एलिस भी। वो इस बातचीत के अलावा दूसरे भविष्य पर ध्यान दे रही थी।
एमिट ने तुरंत तर्क को स्वीकार कर लिया। एडवर्ड, उसकी बात सुनो। मुझे लगता है कि वह सही है। हाँ, वह है, एलिस ने सहमति जताई। वह देख सकती थी कि बेला सही थी। मैं जिस भी समूह का हिस्सा थी, ट्रकर उसी समूह का अनुसरण करेगा। ये योजना को कमजोर कर देगा और आक्रमण को लगभग असंभव बना देगा। सबसे बुरी बात यह है कि यह उसे फिर से चारा बना देगा, और इस बार उसके पास इतने सारे भविष्य थे कि यह सुनिश्चित करना मुश्किल था कि वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन दूसरा विकल्प क्या था? बेला को छोड़ दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेला ने फिर से बात की। उसकी आवाज़ इतनी शांत थी मानो उसकी पहली घोषणा पहले ही स्वीकार कर ली गई हो। एमिट को भी रहना चाहिए। उसे निश्चित रूप से एमिट की झलक मिल गई है। क्या? एमिट ने चौंक कर पूछा, लेकिन एलिस जानती थी कि वह वास्तव में किस बात पर आपत्ति कर रहा था। अगर तुम रुकोगी तो तुम्हें उससे बेहतर तरीके से निपटने का मौका मिलेगा। पहले बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले विभाजन अब शांत होते दिख रहे थे। उसने मुझे एमिट और कार्लिस्ले के साथ देखा, पहले जंगल से भागते हुए और फिर शिकार करने के लिए रास्ता बदलते हुए। इस भविष्य में बेला कहाँ थी? मैंने एलिस को घूर कर देखा। तुम्हें लगता है कि मुझे उसे अकेले जाने देना चाहिए? इससे पहले कि वह जोर से बोल पाती, मैंने उसके सपनों में उत्तर देख लिया। एक औसत दर्जे के होटल में एक मानक कमरा। बेला एक तंग गेंद की तरह मुड़ी हुई सो रही थी। एलिस और जेस्पर दूसरे कमरे में जमे हुए प्रहरी थे। बिल्कुल नहीं, जेस्पर और मैं उसे ले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब मेरी आवाज़ खोखली हो गई थी। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था। अगर ट्रैकर मुझे निशाने के तौर पर चुनने वाला था, तो मुझे बेला से बहुत दूर रहना चाहिए। मुझे घबराहट, पीड़ा को नियंत्रित करना होगा और एक शिकारी बनना होगा। मैंने इस दुर्स्वप्न को भड़काने वाले पिशाच को नष्ट करने के विचार में थोड़ी सी खुशी को दबाने की कोशिश की। बेला की सुरक्षा ही एकमात्र कारक था। बेला ने अपने सुझाव देना अभी समाप्त नहीं किया था। 1 हफ्ते के लिए यहीं रुको, उसने धीरे से कहा। मैंने फिर से आईने में उसे देखा। आज रात जो शुरू हुआ था, उसके बारे में उसे कितनी कम समझ थी। कुछ दिन, उसने कहा, ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी समय सीमा पर आपत्ति कर रहा हूँ। मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि यह 1 सप्ताह में खत्म हो जाए। चार्ली को दिखाओ कि तुमने मेरा अपहरण नहीं किया है, उसने आगे कहा, और जेम्स को एक बेकार की खोज में ले जाओ। सुनिश्चित करो कि वह पूरी तरह से मेरे निशान से दूर हो। फिर आओ और मुझसे मिलो। बेशक, एक घुमावदार रास्ता लो और फिर जेस्पर और एलिस घर जा सकते हैं। मैंने इस योजना पर एलिस की प्रतिक्रिया को देखा और रात की पहली राहत महसूस की जब मैंने देखा कि यह संभव था। भविष्य में मैं बेला को एलिस और जेस्पर के साथ पाऊंगा। मैंने जो विशेष नियति का पता लगाया था, वह लंबे समय में भूमिगत होने में समाप्त हो गई। ट्रैकर ने मुझे चकमा दे दिया था, लेकिन उसके दिमाग में कई अन्य धागे बुने और खुल रहे थे। उनमें से कुछ में, मैंने बेला को उसे घर ले जाने के लिए पाया। फिर से, चमकदार सूरज की रोशनी ने घुसपैठ की, जिससे मैं भ्रमित हो गया। हम कहाँ थे? तुम कहाँ मिलोगे? मैंने पूछा। बेला के फैसले ही भविष्य को दिशा देते हैं। उसे यह जवाब पहले से ही पता होगा। उसकी आवाज़ निश्चित थी, फीनिक्स। लेकिन मैंने एलिस के दिमाग में अगला कदम देख लिया था। मैंने बेला द्वारा चार्ली को दी जाने वाली कवर स्टोरी सुनी थी, और मुझे पता था कि ट्रैकर क्या सुनेगा। नहीं, वह सुन लेगा कि तुम वहीं जा रही हो, मैंने उसे याद दिलाया। और तुम ऐसा दिखाओगे कि यह एक चाल है, जाहिर है। उसने आखिरी शब्द कहा, नाराजगी से भरी आवाज में। उसे पता चल जाएगा कि हम जान जाएंगे कि वह सुन रहा है। वो कभी विश्वास नहीं करेगा कि मैं वास्तव में वहीं जा रही हूँ जहाँ मैं कह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। वह शैतानी है, एमिट ने हंसते हुए कहा। मैं इतना आश्वस्त नहीं था। और अगर यह काम नहीं करता तो? बेला ने कहा, फीनिक्स में कई मिलियन लोग हैं। उसका स्वर अभी भी चिढ़ा हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये डर था जो उसके धैर्य को कम कर रहा था। मुझे पता था कि इसने मेरा धैर्य समाप्त कर दिया था।
फोन बुक ढूंढना इतना कठिन नहीं है, मैंने गुर्राहट के साथ कहा। उसने आंखें घुमाई। मैं घर नहीं जाऊंगी। ओह, मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि अपना खुद का घर ले सकता हूँ। एलिस ने हमारी व्यर्थ की बहस को बीच में रोकने का फैसला किया। एडवर्ड, हम उसके साथ आप फीनिक्स में क्या करने जा रहे हैं? घर के अंदर रहना। एम्मेट के पास एलिस के दर्शनों तक पहुंच नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में जो तस्वीर थी वो उस तस्वीर के करीब थी जो मुझे पता था कि आने वाली थी। एम्मेट और मैं जंगल में ट्रैकर के निशान पर थे। मुझे ये पसंद है, उसने कहा। चुप रहो एम्मेट। देखो, अगर हम उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं जबकि वो अभी भी आसपास है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि किसी को चोट लग जाएगी, उसे चोट लग जाएगी, या फिर उसे बचाने की कोशिश में तुम्हें चोट लग जाएगी। अब अगर हम उसे अकेले पकड़ लेते हैं। उसके दिमाग में तस्वीर बदल गई जब उसने कल्पना की कि ट्रैकर अब कोने में फंस गया है और वह खुद भी उसके करीब आ रहा है। अगर हम इसे मैनेज कर सकते हैं, अगर हम ट्रैकर से जल्दी निपट सकते हैं, तो ये सही विकल्प होगा। इसे चुनना इतना दर्दनाक क्यों था? मुझे अच्छा लगेगा अगर इस बात का कोई सबूत हो कि बेला अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, कि वह समझती थी कि वह क्या जोखिम उठा रही है, कि सिर्फ उसकी अपनी जान ही दांव पर नहीं लगी थी। शायद यही मुख्य बात थी। वह कभी अपने बारे में चिंतित नहीं होती, लेकिन वह हमेशा मेरे बारे में चिंतित रहती थी। अगर मैंने इसे उसके बजाय अपने दुख के बारे में बनाया होता, वास्तविक प्राणघातक खतरा, शायद वह अधिक सतर्क होगी। मेरा नियंत्रण कमजोर था। मैंने फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं कहा। मुझे डर था कि मैं अन्यथा चिल्ला सकता हूँ। बेला, आईने में उसने मेरी आंखों से देखा। उसकी आंखें डरी हुई नहीं बल्कि रक्षात्मक थीं। अगर तुमने अपने साथ कुछ भी होने दिया तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा, मैंने धीरे से कहा। क्या तुम ये समझती हो? उसके होंठ कांप उठे। क्या उसे आखिरकार खतरे का एहसास हो गया था? उसने जोर से सांस ली और बुदबुदाया, हाँ, पर्याप्त नजदीक। एलिस का दिमाग लाखों जगहों पर था। उनमें से कई जगहें धूप से भरी फ्रीवे थीं जो काले रंग के शीशे से दिखाई देती थीं। बेला हमेशा पीछे की सीट पर बैठती थी, एलिस उसके चारों ओर हाथ रखे हुए सामने की ओर देखती हुई। जैस्पर ड्राइवर की सीट से देखता था। मैंने अपने भाई के बारे में सोचा, जो बेला की खुशबू के साथ एक छोटी गाड़ी में इतने घंटों तक फंसा रहा। क्या जैस्पर इसे संभाल सकता है? मैंने पूछा। उसे कुछ श्रेय तो दो, एडवर्ड, एलिस ने डांटा। सब कुछ देखते हुए वो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन उसके दिमाग में भविष्य के एक दर्जन दृश्य घूम गए, बस किसी भी स्थिति के लिए। जैस्पर ने एक भी दृश्य पर ध्यान नहीं खोया। मैंने एलिस का मूल्यांकन किया। बाहरी रूप से वह कमजोर लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वह एक भयंकर प्रतिद्वंद्वी थी। ट्रैकर या कोई भी उसे कम आंकेगा, ये कुछ मायने रखता है। फिर भी मुझे उसकी कल्पना करना असहज लगा। बेला की शारीरिक सुरक्षा करनी होगी। क्या तुम ये सब संभाल सकती हो? मैंने बुदबुदाया। उसकी आंखें आक्रोश से सिकुड़ गईं। उसने प्रश्न को आते हुए देख लिया था। मैं तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ले जा सकता हूँ। वो मुझ पर बहुत जोर से और लंबे समय तक गुर्राई, एक भयावह आवाज जो जीप के शीशे से टकराकर गूंजी और बेला के दिल की धड़कनें तेज कर दी। आधे सेकंड के लिए मैं एलिस के हास्यास्पद प्रदर्शन को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, और फिर सारा हास्य फिर से गायब हो गया। ये कैसे हुआ? मैं खुद को बेला से अलग कैसे होने दूंगा, चाहे उसके अभिभावक कितने भी घातक क्यों न हों? मेरे दिमाग में एक और अप्रिय विचार कौंध गया। बेला और एलिस अकेले अपनी पूर्व निर्धारित मित्रता की शुरुआत कर रहे हैं। क्या एलिस बेला को इस दुर्स्वप्न का समाधान बताएगी? मैंने एक बार सिर हिलाया, एक तेज झटके से, ताकि उसे पता चल सके कि मैंने बेला के रक्षक के रूप में उसकी भूमिका स्वीकार कर ली है। लेकिन अपनी राय अपने पास ही रखो, मैंने चेतावनी दी।